Hello, welcome to the physics session of today's study. Students, आज भी हम चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पिछले टर्म में आपसे कहा था कि हमने 15 लेसन्स में 15th लेसन्स में हमने ये कॉन्सेप्ट सारी पूरा किया है। अभी स्टूडेंट्स आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छी बात है। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हुए आपको कोई न्यूमेरिकल्स या किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट्स भेजिए, और यदि वो हम पढ़ा रहे हैं उसी के कंटिन्यूएशन में हुआ तो हम उसको देन एंड देयर उसी वक्त उसको क्लैरिफाई कर लेंगे, जैसे कि आज हम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें कि बोर्ड एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो हमें गॉस लॉ का प्रयोग करना पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमारे पास हैं। यहाँ हमें डिफरेंट ऑर्डर डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस करने होते हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चंस में हमको थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग होगी तो हम उनको कर पाते हैं। स्टूडेंट, सिलेबस यही है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स का, लेकिन इन सिलेबस में हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट, हमने 15, 16 और 17 यानी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ 3 लेक्चर्स में किया था। पार्ट 1 15th लेक्चर, पार्ट 2 16th लेक्चर एंड पार्ट 3 17th लेक्चर। और आज हम 18th लेक्चर ले रहे हैं आपके कमेंट्स के आधार पर। One of our students has asked us, "Sir, I have doubt in 2 questions. I have written those questions here. Today we shall discuss how these questions can be solved." इसलिए आज का लेक्चर हमारा इन 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड है। हालांकि कॉन्सेप्ट्स में हम जरूर बता चुके हैं इनको, लेकिन फिर भी ये इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व है। तो हमें कैसे सोचना है, हमें बार बार कभी कभी हम नहीं कर पाते हैं, तो हमें कैसे सोचना है, तो हम आपको इसमें गाइडेंस देते रहेंगे। स्टूडेंट, पहले प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं और फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉब्लम्स के बारे में हमने कहीं कुछ बताया था क्या आपको या नहीं, ये डिस्कस कर लेंगे और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1 शुरू करते हैं। दिस इज द डायग्राम फॉर प्रॉब्लम नंबर 2। तो प्रॉब्लम नंबर 1 का डायग्राम ये है ए कोन लाइज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एज शोन इन फिगर बिलो। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से हो सकती है। यानी मैंने एक और भी लाइन बना सकता हूं, और भी बना सकता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, ये बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई कैन शो, ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इनकी वैल्यू E है, हर पॉइंट पर वैल्यू E है, और डायरेक्शन भी दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है। कोण हमारा वर्टिकल रखा हुआ है। कोण देखा जाए तो क्लोज फिगर है, बिल्कुल है। इसके हाइट दे रखा है और बेस सर्कुलर है, उसका रेडियस R दे रखा है। तो सर्कुलर फेस को हम वैसे तो क्लोज ही हो गया, केवल कर्व्ड सरफेस ही हमको क्लोज फिगर दे रही है, ओके। लेकिन जहां भी क्लोज फिगर हो और इलेक्ट्रिक फील्ड हो और एरिया इन्वॉल्व हो, तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में सोचना होता है। तो ये तो है शुरुआत पे हम कैसे सोचें, कैसे करें इसको। फिर हमारे दिमाग में ये बात आती है, तो इस तरह से कर्व्ड कोन तो हमारे पास हमें सोचने का वक्त नहीं मिला, तो कैसे करेंगे। स्टूडेंट, इन क्वेश्चन से ही हम ये कर सकते हैं।
ये मुझे बहुत खुशी की बात है कि स्टूडेंट वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हैं और वीडियो लेक्चर के आधार पर या कहीं और अपनी सेल्फ प्रिपरेशन के आधार पर वो साथ साथ ये क्वेश्चंस कर रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमको पूछ रहे हैं। एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछे हैं और आज मैं उन क्वेश्चंस को आंसर दे रहा हूं। और आज 18th लेक्चर के बाद फिर भी अभी भी समय है आपको दूसरा चैप्टर नंबर 2 मुझे लेने से पहले अगर आपके और भी कमेंट्स आते हैं, कोई ऐसे क्वेश्चन हैं, उनको मैं आगे लेक्चर्स में लूंगा। हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड ही चलता रहेगा और सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इनको मैं तब लूंगा जब देखूंगा कि आपके कमेंट्स अभी नहीं है किसी प्रॉब्लम से संबंधित, कोई प्रॉब्लम के डिमांड आप लाइक कर रहे हैं, वेरी गुड, आई एम वेरी मच थैंकफुल। सो नागेंद्र शर्मा फ्रॉम डॉक्टर नितिन एकेडमी एंड टीचिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के चैप्टर पर एक एडिशनल अंत का एक लेक्चर लिया है और ये है 2 क्वेश्चन से संबंधित। तो देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ये आगे दिया हुआ है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग द कोन। एंटरिंग द कोन कितना फ्लक्स होगा। अब एंटरिंग द कोन एंड लीविंग द कोन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस संबंध में नहीं कहा है, तो हमें जितना पूछा जाए हम उतना ही जवाब देंगे। एंटरिंग द कोन ये सिंपल है, हमें सिर्फ एरिया पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। अगर कोई ओरिएंटेशन है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन में तो हम वो करेंगे। तो इसको हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अभी आगे हम सॉल्व करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम नंबर 2 भी हम डिस्कस कर देख लेते हैं क्या है प्रॉब्लम नंबर 2। तो आप इस दौरान जब मैं सॉल्व करूंगा तो आप देख रहे होंगे कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आती हैं। बहुत सारे बुक्स हैं उनमें सॉल्व एग्जाम्पल्स रहते हैं और या हिंट्स रहती हैं या बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स रहते हैं, उनको हम देखते हैं। वहाँ स्टेप्स एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप और तीसरी स्टेप क्लियरली समझाता ही जा रहे हैं तो समझ में आता है। लेकिन अगर एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप जंप कर जाते हैं और बीच में जो स्टेप क्लैरिफाई होना चाहिए तो वो नहीं हो पाते हैं, तो सॉल्व किया हुआ भी हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए टीचर आपको जरूर व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे ये चीज समझाता है। तो आप देखिए कोन है और सरफेस एरिया जरूर होगा जहां सरफेस पे फ्लक्स होगा, ठीक है। जब हम दूसरा देखते हैं इसमें क्या केस है, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म लाइन चार्ज। एक लाइन में ये दिया हुआ है कि लाइन चार्ज मैंने आपको पढ़ाया था जब एक मैं इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर चार्ज वायर लिया था और वर्टिकल लिया था मैंने उसको वायर को, ठीक है। और ये उसके किसी डिस्टेंस r पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r, वो था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत है यहाँ पर तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड दिमाग में रखेंगे। ये सब आपको कॉन्सेप्ट में बताया गया। हम कितना सोच पाते हैं, हमारी थिंकिंग कितनी क्रिटिकल है, ये हमें इन न्यूमेरिकल्स करने से पता चलता है। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ चार्ज पॉइंट लेंथ लैम्डा। चार्ज पॉइंट लेंथ इज आल्सो गिवन। नाउ दैट लॉन्ग यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइन पैरेलल टू द y axis and in the yz plane f z equal to √3/2a। सी फिगर, अभी इसका फिगर ये बनाया है तो आप देख सकते हैं ये x एक्सिस ये रही और y एक्सिस ये है। तो x एक्सिस y एक्सिस और x एक्सिस y एक्सिस के क्रॉस प्रोडक्ट पर की डायरेक्शन में yz एक्सिस होता है। जैसे मैं रूम में आपको बता रहा हूं, x एक्सिस ये लेंथ ऑफ दिस हॉल, y एक्सिस जिस पे मैं ये व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, x एक्सिस y एक्सिस ये xy प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ओके। z एक्सिस ये है या इसके पैरेलल है z एक्सिस। तो z एक्सिस पर z डिस्टेंस कितना है, √3/2a जो दिया हुआ है, यानी y एक्सिस से √3/2a डिस्टेंस पर ये लाइन चार्ज है। इसका मतलब है मैं इस पे पॉजिटिव या मान सकता हूं पॉजिटिव है, ये लिख देता हूं। हालांकि डायग्राम में वो
नहीं दें कोई बात नहीं है, कोई नेगेटिव तो कहा नहीं है। जब भी नेगेटिव चार्ज कहेंगे तभी आपको नेगेटिव चार्ज देना है, अदरवाइज लिखा है ए इन्फिनिटी लॉन्ग पर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव ही मानेंगे, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन अब चार्ज करंट लेंगे, ओके। इस इन्फिनिटी लॉन्ग है, Z√3/2a डिस्टेंस पे है पूरा वायर। स्टूडेंट लाइन चार्ज का मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन उसमें वायर, ये वायर वर्टिकली रखा हुआ था, इस तरह से वायर रखा हुआ था ये, और तब मैंने एक सिलेंडर अज्यूम किया था, आपको ध्यान होगा, ऐसे सिलेंडर अज्यूम किया था, और आर डिस्टेंस अवे यहां मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, ये चार्ज था इधर, ये था, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, ओके, रेडियल आउटवर्ड, जिससे हमारे पास कितनी सरफेसेस थी, 1, 2 और 3, हर एक पे एक हमने कंसीडर किया था। इसका नॉर्मल ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री एंगल पे, दिस विल नॉट कंट्रीब्यूट एनी फ्लक्स अगर वर्टिकल है तो। और यहां पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स dx वेक्टर, dx वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और dx वेक्टर में 90 डिग्री का एंगल पे ये है, इसलिए ये फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। यहां भी कुछ दिख रहा है ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, और अगर हम हॉरिजॉन्टल बेस को देखें, दैट विल नॉट कंट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नो, इसके नॉर्मल क्या होगा इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नॉर्मल, हमने डाउनवर्ड मान ली दिखाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री एंगल, इसलिए दिस मच जो एरिया वाला, इस पर फ्लक्स नहीं होगा। तो फ्लक्स कौन कंट्रीब्यूट करेंगे, जो कर्व सरफेस है वो कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। उसका एरिया देखते हैं कैसे निकालते हैं कंसेप्ट में, तो ये मैंने बताया। तो हम इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताई थी, उनको मैंने आपको रिकलेक्शन करने के लिए कहा है, आपको रिकलेक्ट करने के लिए कहा है, और मैंने समझाया भी, एक बताया। अभी इस लाइन चार्ज, ये जो लाइन चार्ज है, इस लाइन चार्ज को यहां ले लिया है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, और वाई एक्सिस जहां तक हम एक्स एक्सिस वाई, जब हम 3 डायमेंशनल स्पेस में देखते हैं तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम हॉरिजॉन्टल पे ही ज्यादा कंसीडर करते हैं, एक्स वाई प्लेनिंग से हॉरिजॉन्टल वाला। फिर वाई जेड प्लेन कौन सा होगा, ये जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस, वाई जेड प्लेन में ही व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, ओके। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना पड़ेगा 3 डायमेंशन में चीजों में, तो वाई जेड प्लेन में ही है, और डायग्राम भी साथ में दिया हुआ है उन्होंने, देयर इज नो प्रॉब्लम। मैं अगर याद करूं तो ये क्वेश्चन शायद किसी पिछले 5 या 6 साल पहले नीट में ये पूछा गया था, नीट की एग्जामिनेशन में। तो हम इसको करते, पहले ये करेंगे, इसके बाद हम इसको करेंगे। तो मैंने बता दिया आपको कि हम न्यूमेरिकल के प्रति निश्चित रूप से अपने को आगे बढ़ाना, तभी हम मास्टरी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होंगे। अभी दोनों डायग्राम हैं, हम वहां पे देखते हैं। तो स्टूडेंट, मैं एडिशनल डायग्राम यहाँ बना सकता हूँ, इतना स्पेस में यहाँ से ये स्पेस में छोड़ रहा हूँ, यहाँ स्पेस हमारे पास छोड़ दिया मैंने, ये यहाँ वर्कआउट करते हैं। चलिए दोनों प्रॉब्लम्स को, अब देखिए सबसे पहली प्रॉब्लम है, इसका नंबर सबसे पहले आ रहा है, ये है। अभी मैं यहाँ एक छोटा सा डायग्राम है, तो मैं बड़ा डायग्राम बना सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ा बेस थोड़ा ज्यादा ले लेता हूँ, और बेस को मैं ये सर्कुलर दिखाता हूँ। तो सर्कुलर को निश्चित रूप से ऐसे सर्कल जैसे बनाता हूँ, ये बनाना, ये आपका सर्कल बना, ओके, इसके सर्कल बन गया ये यहाँ, ओके। हमारे पास यहां से ये सेंटर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये इसकी हाइट बताएगी, ओके। हमारे पास इसको किसी भी पॉइंट पे ज्वाइन कर दीजिए यहां सर्कल के पे, तो ये आर होगा, कैपिटल आर, ठीक है। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से हैं, पैरेलल फील्ड्स हैं, ई है, यहां भी पैरेलल फील्ड इधर से निकल जाएंगे, ओके। तो ये यहाँ एरिया का जो एक्सपोजर होगा, कितने एरिया पर फील्ड लाइंस गिर रही हैं, तो
फ्लक्स होता क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ही है इट्स अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और जो हम मैथमेटिकली निकालते हैं E डॉट डी एस या इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। अगर E डॉट डी एस करेंगे तो E वेक्टर है, डी एस वेक्टर, एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में हमेशा एंगल होता है और एंगल का कोसाइन से मल्टीप्लाई होता है, ये जरूर ध्यान रखें। हमारे पास ये है, अभी देखिए ये चारों तरफ से ऐसे कर्व है, कोण है, बेस नीचे है, ठीक है, ये आती हैं तो ये हमारा ये एरिया तो स्लैंट है हो गया, जैसे ऐसे तो नहीं है, एरिया ऐसे है। आप जानते हैं कि कोई भी एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऑब्लिक हो पर नॉर्मल नहीं हो, है ना, नॉर्मल नहीं हो। अगर नॉर्मल एरिया होता है तो एरिया वेक्टर का एंगल 0 होता है। तो देखा जाए एरिया वेक्टर के रूप में बोलना चाहिए, आपको कंफ्यूजन हो जाता है नॉर्मल हमेशा। अब मैं एरिया वेक्टर कहूंगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर नॉर्मल है एक दूसरे से, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका एरिया वेक्टर ये है, ये नॉर्मल है, तो ये सरफेस आपकी इसी डायरेक्शन में है, नॉर्मल नहीं है, सरफेस नॉर्मल नहीं है, लेकिन एरिया वेक्टर तो नॉर्मल है, तो वहां 90 डिग्री एंगल, तो वहां कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, 0 फ्लक्स होगा। यहां देखिए अभी फ्लक्स 0 या मैक्सिमम इनके बीच में भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी देखिए मैंने अगर यहाँ एक कोई चार्ज होता Q और निश्चित रूप से एरिया इसका नॉर्मल यहां लेता हूं, मान लीजिए ये होता, ये हो गया ds, और तो क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी लोकेशन ये है इसकी डायरेक्शन में होगी? नहीं है। मैंने ये एरिया अगर इस तरह से लिया हुआ है, सर्कुलर ले लिया, तो ये एरिया का नॉर्मल इधर है, लेकिन चार्ज यहां सिचुएटेड इधर है, इसलिए चार्ज जो वेक्टर होगा ये उसी डायरेक्शन में होगा, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ds। इनके बीच में एंगल थीटा है, निश्चित रूप से समझ रहे हैं ये चीज है। तो ये थीटा एंगल इन के नॉर्मल के बीच में है। अब अगर मान लीजिए मैं यहां से इस पॉइंट को ज्वाइन करूं, यहां भी कोण बन रहा है, ये पूरा कोण मैंने आपको बताया था चार्ज का, ये पूरा कोण है, ये राइट सर्कुलर कोण नहीं है, ध्यान रखना। हमारे पास नॉर्मल इधर है, तो हमारे पास एरिया फ्लक्स कितना होता है, फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दिस इज ई इंटू डी एस कॉस थीटा। तो अगर हम डी एस को ई की डायरेक्शन में ले लें, प्रोजेक्ट एरिया का प्रोजेक्शन ई की डायरेक्शन में ले लें, है ना, या एरिया की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोजेक्शन, एक ही बात होती है। तो अगर हम ds cos थीटा ले लेते हैं उसका, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नॉर्मल ही होगा। इसका मतलब है अगर मान लीजिए मैं इसको इतना बढ़ा दूं, यहां आपको देख रहे होंगे ये कोण का राइट सर्कुलर कोण बन रहा है, तो यहां ये जो इसका जो नॉर्मल है वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन में आ रहा है ds, लेकिन ये ds ऑफ cos थीटा होगा, ध्यान रखना। तो इनडायरेक्ट वे में हम E इंटू ds cos थीटा कहते हैं, इसलिए जहां इफेक्टिव कौन सा होता है एरिया, नॉर्मल एरिया इफेक्टिव होता है। अब कहते हैं बुक्स में लिखते हैं कि इफेक्टिव होता है, लेकिन मैं यहां बता रहा हूं इफेक्टिव का मतलब ये है कि ds cos थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ E, इन द डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर आ जाएगा, एरिया वेक्टर, ये एरिया cos थीटा में शामिल हो गया, तो पूरा एरिया ये हो गया, ये एरिया ये हो गया। अब ये कोण राइट सर्कुलर कोण है, ये लाइन बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगी, तभी इसका ये नॉर्मल होगा, इसलिए हमें cos थीटा की सोचना नहीं पड़ता है। यानी अगर ऐसा देखिए, इस एरिया का हमने इधर लेना है, ds cos थीटा लेना है, जब हमने ये ले लिया वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल हो रहा है, तो हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का मल्टीप्लाई करना है, फिर थीटा का नहीं सोचना है। ये ट्रिक या कुछ भी आप ध्यान में रखेंगे तो इफेक्टिव एरिया कहते हैं। अभी देखिए यहां जो कर्व्ड है, ओके, ये कोण है, तो जब देखिए कोण है ऐसे जो जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से जाती है,
तो इसको परपेंडिकुलर कौन सा रहेगा, एक ट्राइंगल बनेगा। देखिए अगर मैं मान लीजिए ये यहां एच यहां कर देता हूं और इधर को मैं ये आर है, ये भी आर है और एक ट्राइंगल बनाता हूं। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, ये जो ट्राइंगल आपको मैंने दिखाया, एक्सपोजर आपकी तरफ दिखाया है, अदरवाइज ये ट्राइंगल ऐसे है। अगर इधर इधर ये कोण है, कोण का हाफ पार्ट इधर है, वर्टिकल रखा हुआ है। मैं आपको 3 डायमेंशन में ही बता रहा हूं, कोण वर्टिकल रखा हुआ है, हाफ पार्ट मेरी तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से है, ये कर्व सरफेस है, ओके, और उधर हाफ पार्ट इधर है, ठीक है। इनके बीच में आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक डायमीटर बना लीजिए नीचे का, वो डायमीटर बना लिया, उसका रेडियस और रेडियस ये हो गया। इसका मतलब है इसमें जितना भी इसका एरिया है, इस ट्राइंगल का एरिया जो भी होगा उसका हम डबल कर दें तो हमारा इफेक्टिव एरिया आता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया पे कितनी गिर रही हैं, यही हमारा डिसाइड करेगा एरिया, ओके। ये ट्राइंगल पर तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये कर्व की जगह पर उतनी जितनी फील्ड लाइन इस कर्वेचर पे गिरेंगी उतनी फील्ड लाइन इस ट्राइंगल के एरिया पे गिरेंगी। तो इफेक्टिव एरिया या डी स्क्वायर थीटा मान लिए ये हो गया, ठीक है। तो हमारे पास हमें जो एरिया लेना पड़ेगा इस एक ट्राइंगल का एरिया का डबल कर देना है। तो यहाँ हमें आसानी से निकाल सकते हैं, देयरफॉर फ्लक्स इक्वल टू ई इंटू ट्वाइस ऑफ हाफ इंटू बेस, बेस इज ऑफ बेस एक का निकाल रहे हैं आर इंटू एक बेस एक जो मैंने क्रेडिट किया उसका, और एच इसकी हाइट है इंटू हाइट, ये निकाल 2 टाइम्स को किया, दूसरे का भी, ये दूसरा का भी हमने ले लिया है एरिया। तो ये पूरा ट्राइंगल एरिया उन वर्ल्ड जो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनके में एक ट्राइंगल ऐसे आ रहा है, इसको घेरते हुए उतनी फील्ड लाइन कर्व सरफेस पर रहेंगे। तो कर्व सरफेस पे जितनी फील्ड लाइन होगी हाफ वाले कर्व सरफेस पे, वही फील्ड लाइन से आगे जाके उतने एरिया पर गिरेंगी। तो जो एरिया का उस पर फ्लक्स होगा वही फ्लक्स कर्व सरफेस पर होगा। इसलिए हमें स्टूडेंट आप कहेंगे साहब कर्व सरफेस की हम अलग अलग डीएस निकाल रहे हैं, इस तरह से करें, एंट्री हो रही है ना, तो करें, ये डिफिकल्टी आएगी आपको, क्योंकि यहाँ जो डीएस है वो 3 डायमेंशन में हो रहा है, 3 डायमेंशनल फिगर है कोण की, जब एरिया आपका 2 डायमेंशन है। इसलिए हम ये देखेंगे कि इसका प्रोजेक्शन कहाँ है, कितने का है, उधर ये निकालें। तो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो इसका मतलब E इंटू आर इंटू एच, दिस इज द फ्लक्स। तो इसका आंसर होगा E इंटू आर इंटू एच, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई एच विल बी द फ्लक्स एंटरिंग द कोर। अगर वो कोर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह की फिगर है। मैं समझता हूं आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी मैं एक बात और बता देता हूं। चलिए, मैंने आपको अपने वीडियो लेक्चर्स में शायद 3-4 लेक्चर्स पहले अगर आप ध्यान दीजिए, मैंने ये इस तरह से सेक्टर में एक कोण लिया था। चलिए कोई भी कोण यहां ले लेता हूं, इसको राइट सर्कुलर कोण जैसे कर लीजिए। ये रहा हमारे पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मान लीजिए ये भी लाइंस है और सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां गिर रही हैं, मान लीजिए। मैं तो एक इसी से संबंधित आपको कुछ और चीज बताना चाहता हूं। ये सारी हैं फील्ड लाइंस, कुछ मैंने सिलेक्ट की हैं, अलग अलग पॉइंट में सिलेक्ट किए, कुछ पॉइंट मैंने ले लिए, ओके, बाकी दर्शन की नहीं, ठीक है। ये एरिया पे एक्सपोज है, इतना एरिया एक्सपोज है, आर डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं इस ये गिना, अगर मैं यहां पर एरिया को ऐसे 3 डायमेंशन में कर्व कर दे, यहां कोई ले लेता हूं और आगे एक स्फेरिकली कोई एरिया को कर्व कर देता हूं, जैसे एक सीधा आ रहा है, प्लेन है, ये ऐसा आ रहा है, तो यही इनसे भी पास होंगी,
आगे जाके यही लाइन से भी पास होनी। इसका मतलब है ये हमें तो टोटल फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ टोटल फील्ड लाइंस। तो हमारे पास ये या ये है, इसमें हमें आसानी है जो प्लेन है। तो यहाँ ट्राइंगुलर वाला जो हमने बीच में देखा, अगर ये फेस ऐसा है तो ट्राइंगल सामने है, इसका इफेक्टिव एरिया, यानी इस ट्राइंगल की साइड से इस साइड तक, ये साइड है स्लैंट से हो गई हाइट, देखो ना कोन में स्लैंट हाइट देखते हैं, वो इधर वाली हो गई, इधर स्लैंट हाइट इधर हो गई, और ये 2r हो गया। इस पूरे का ट्राइंगल का एरिया ही और इलेक्ट्रिक फील्ड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये नॉर्मली हेल्ड भी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मेकिंग 0 डिग्री एंगल, तो cos 0 1 मैक्सिमम फ्लक्स होगा इनटू एरिया। तो एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल विल मल्टीप्लाई, दैट विल बी r इनटू h, ये RH। मैं समझता हूं इस तरह से कोई भी आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मेजर, हाउ मेनी फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द पर्टिकुलर एरिया, आगे और भी एरिया हो सकते हैं, उन सब के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम रहेगा। तो ये सिचुएशन आई है ना। आप एक क्यूब लेते हैं, क्यूब में बीच में सेंटर पे मान लीजिए चार्ज रखा हुआ है, तो कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। ओके, फ्लक्स ऑन वन फेस कैसे निकालते हैं? टोटल फ्लक्स होगा Q अपन एप्सिलॉन 0, टोटल फ्लक्स गॉस लॉ का अप्लाई किया तो Q अपन एप्सिलॉन 0। कितने फेसेस हैं कुल? 6 है, और बीच में है, सिमेट्री भी है, इसका मतलब हर फेस पे फील्ड लाइंस सेम नंबर होगा, हर एक पे 6 है, 6 से डिवाइड कर दीजिए तो Q अपन 6 एप्सिलॉन 0, दिस विल बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर वन सरफेस ऑफ ए क्यूब। तो मैंने साथ साथ क्यूब का भी बता दिया। तो यहाँ मेरा आज ये जो टॉपिक लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, इसमें आप क्यूब भी शामिल कर सकते हैं। एक बड़ा लेंथी नाम होता, इसलिए मैंने फ्लक्स थ्रू, कोन और सिलेंडर रखा हुआ है, इसके बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। इसके सारे मैंने क्यूब के भी डिस्कस कर लिया, या फिर किसी दिन क्यूब अगर है तो उसका पॉइंट चार्ज के सेंटर पर रखा हुआ है, किसी फेस के सेंटर पे हो, या किसी फेस की लाइन एज है उसके सेंटर पे हो, तब फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा फेसेस में। ऐसे क्वेश्चंस हैं, किसी दिन हम इसको डिस्कस कर सकते हैं अगर आप उनमें प्रॉब्लम्स में है ना। ये गॉस लॉ की एप्लीकेशन को बड़ा ध्यान से समझना होगा। हम आगे इसमें जैसे जा रहे हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो पहला क्वेश्चन आपको आंसर समझ में आया, दिस विल बी E इक्वल टू फ्लक्स इक्वल टू E इंटू कैपिटल R इंटू H, दिस विल बी द फ्लक्स एंड टेंशन। अब हम आते हैं हमारे दूसरे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर। ठीक है, इतना मैं बता ही चुका था। लैम्डा चार्ज डेंसिटी का वायर है, 2a पर रखा हुआ है, इनफाइनाइट होंगे। ओके, लाइट पैरेलल टू द वाई एक्सिस इन द वाई पे दिस वन, ये गिवन है। आगे देखिए, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपली फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब है इसका, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड through the rectangular surface ABCD lying in the xy plane with its center at the origin is this much. They have given the value of electric flux. n क्या है यहाँ पे? What is n? Lambda L upon n epsilon 0। आप जानते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी, आपने किया होगा, जहां क्यूब के अंदर बीच में रखा हुआ है, तो अगर टोटल फ्लक्स मालूम है और 6 फेसेस पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बराबर है, 6 से डिवाइड कर देते हैं। मैं ये नहीं कहने वाला हूँ कि यहाँ आप इसमें भी वही चीज अप्लाई करें, अलग सिचुएशन है, कोई भी नंबर हो सकता है। अगर 4 किसी एक फेज के सेंटर पे है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नीचे डिनोमिनेटर में हो सकता है 10 आए, 9 आए, n, इसलिए इन्होंने ये n यहाँ लगाया।
एन डिनोट्स अ नंबर, कोई ना कोई नंबर होगा। अभी ध्यान रखें लैम्डा एल के डायमेंशन क्या होंगे, सोचिए। अगर चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है जैसे बताया है इन्होंने, तो लेंथ का मल्टीप्लाई करने से दिस बिकम्स द चार्ज, जो कि क्यू इनसाइड। हमारे पास गॉस लॉ है, गॉस लॉ मैं लिख सकता हूं, हम जानते हैं रहा, फॉर द क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये पता है। और यहां क्यू लैम्डा एल हो रहा है, तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में सोचा जा सकता है यार। इसका मतलब ये है कि ये सरफेस है, हो सकता है कि सरफेस किसी क्लोज सरफेस का जो हम इमेजिन करें उसका एक हिस्सा हो। तो हमें अगर टोटल फ्लक्स इसके चारों ओर हम निकालें, और ये कितना पार्ट है उसका, 1/10 पार्ट है, 1/12 पार्ट है, और 1/4 पार्ट है, ये वाला जो फ्लक्स इसका है ना, तो उसको हमें 4 से डिवाइड करेंगे या 10 से, अगर इसका पार्ट, बस यही देखना है हमको और कुछ नहीं। अभी देखिए, हम जरा ध्यान से देखते चलिए, यहां वायर इस तरह से नहीं है, इधर है, ओके। ये इट्स लाइन विथ इट्स सेंटर, सेंटर कहाँ है, एट द ऑरिजिन, ऑरिजिन पे सेंटर है इसका। इसका मतलब है जितना लेंथ इधर है, जितना लेंथ इधर, ध्यान रखना ये लेंथ एल यहां दिया हुआ है जो इसके पैरेलल में है, ठीक है। हमारे पास ये जो साइड है, ये ए साइड गिवन है आपको। जब ए साइड गिवन है और ये सेंटर पे है, इसका मतलब है इधर a/2 होगा, यहां से लेके यहां तक a/2 होगा इस रूप से, और a/2 इधर होगा, यानी सेंटर से इधर a/2 तभी सेंटर मानेंगे। और एल का भी आधा होगा यहाँ, अगर मैं इसको और आगे बढ़ाऊं पीछे, तो एल का भी l/2 और a/2 यहाँ है, ठीक है। तो हमें टोटल ये फ्लक्स दिया हुआ है किस पर, ओ सरफेस पे। तो हम कैसे करेंगे या ध्यान से देखिए। अभी देखिए हमारे पास जब भी लाइन चार्ज होता है तो हमें एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम करते हैं, ठीक है। और वो लाइन चार्ज कहाँ होता है, उस सिलिंड्रिकल के बिल्कुल एक्सिस पे होता है। इसका मतलब है ये इसके चारों ओर मैं एक सिलिंड्रिकल ऐसे, यानी इसके √3/2a यहाँ और √3/2a उधर, यानी मैं ऐसा सोचते हुए एक सिलेंडर अज्यूम करूं इस तरह से, और कहां से कहां तक, एल से लेके एल तक, यानी मुझे इतनी लेंथ पे का ही एक सिलेंडर लेना है, और सिलेंडर रहेगा इस तरह का, मैं यहां बना सकता हूं, यानी ये सिलेंडर लेना है मुझे, और ये गॉसियन सरफेस होगा यहाँ पे निश्चित रूप से, और ये कितनी लेंथ का लेना है, एल लेंथ का लेना है। और हमारे पास वायर कहाँ हो, प्लस चार्ज कहाँ होगा, यहाँ, तो ये पॉजिटिव, ये एल लेंथ का वायर है, ये रहा एल, यानी ये अज्यूम कर रहे हैं हम। ध्यान रखना ये जो इसका इसके चारों ओर ले सकते हैं, ठीक है, √3/2a √3/2a, आप कहीं साहब और ज्यादा रेडियस कर लें तो इसमें भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होता है वो गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से पास होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ तो ये एक तो है नहीं, पॉइंट तो निकालना नहीं है, पूरा है। तो हम क्या करेंगे, एक इसके चारों ओर ऐसे हम अज्यूम करेंगे, ये असल में ऐसे है, इस तरह से, ये ए ऐसे, ए इधर को है, ए हमारे, ये मान लीजिए a/2 इधर है और a/2 पीछे है, ये, तो मैं a/2 ये इसको इससे पास होने वाली एक सिलेंडर अज्यूम कर रहा हूं, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, ये सेंट्रल पॉइंट के ऊपर जहां जो पॉइंट, देखिए एल यहाँ देखने में आपको एल इधर लग रहा है, दिखाने के लिए क्या, अदरवाइज टिल्ट करके ये पीछे की ओर है, तो ये जो जेड एक्सिस का में जो आधा एल इधर है आधा एल इधर है, यानी हाफ एल इधर होगा जो मैंने अज्यूम कर लिया है, और a/2 इधर होगा, ओके। इसकी ऊंचाई कितनी है, √3/2a। तो हमें ये देखना है कि ये कितना एंगल यहाँ बन रहा है, यानी अगर ये चार्ज यहाँ है, पूरी एल लेंथ पे चार्ज है,
आपको सिलिंड्रिकल का एक सर्कल कंसीडर करते हैं तो ऐसा कुछ होगा। ये इधर से देखने में आपको बीच का मैं मान रहा हूं, देख रहा हूं कोई भी पॉइंट है लिया हुआ है, यहां एक सिलेंडर का फेस अज्यूम करें, ओके, और ये जो फेस है वो यहां रखा हुआ है ऐसे, ओके। यहां हाइट कितनी है, यहां से √3/2 a, और यहां से ये कितना है a/2, यहां लिख लेता हूं a/2। तो हमारे पास ये पता चल गया कि ये एंगल कितना है, थीटा, ओके, आराम से पता चल जाएगा। ऐसे ही इधर भी होगा उतना ही एंगल, इधर होगा, ये भी a/2 होगा, सेम एंगल यहाँ होगा। जरा ध्यान से देखिए, चलिए ये थोड़ा बीचों बीच नहीं हुआ है, और ये मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये थीटा यहाँ हुआ, थीटा ही यहाँ होगा। ये तो यहाँ से ये फ्लक्स तो चारों ओर होगा, उसके पूरे जिस तरह से सिलेंडर का सरफेस है वहां से फ्लक्स इतने पार्ट पर आपका ये सरफेस का यहाँ से लेके यहाँ तक पड़ रहा है, ठीक, या a/2 से a/2 यहाँ यूं जा रहा है, यानी y z में है, y एक्सिस पैरेलल है, तो x एक्सिस के को मिलाते हुए आपको खींचना पड़ेगा, यानी x ऑफ द सिलेंडर वुड बी दिस y। इसका मतलब है कि ये पूरा जो होगा वो L के पैरेलल होगा, L लेंथ के पैरेलल होगा, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा आएगा, A साइड आएगी। अगर बीच में है तो a/2 इधर होगा, a/2 इधर होगा। तो मैं बीच के हिस्से को केवल यहाँ दिखा रहा हूँ, इस साइड से देखना, आपको सामने ऐसे कर दिया, मैं इधर से देख रहा हूँ लेकिन आपके सामने ऐसे कर दिया, तो ये हिस्सा है। तो हमारे पास थीटा है, ये कितना है √3/2a, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, क्योंकि tan थीटा की फिगर्स दी हुई है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है, √3/2a, ओके, 2 से 2 कैंसिल, गैस कैंसिल, इक्वल टू 1/√3, और 1/√2 किसका होता है, tan 30 डिग्री को होता है। इसका मतलब है हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। इसलिए पूरे जो उसका L लेंथ है और a मान लीजिए उसकी चौड़ाई मान लेते हैं, बड़ी है ज्यादा, उसके a/2 पर, यानी एक लाइन इधर से जाएगी, इससे दूसरी लाइन इधर से, बाकी फील्ड लाइन इधर से पड़ेंगी, तो फील्ड लाइन के लिए पूरा एंगल कितना होगा उस सर्किल में, 60 डिग्री, क्योंकि ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री यहाँ है, देयरफॉर 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ओके, 60 डिग्री में फ्लक्स हमें चाहिए, ओके, 60 डिग्री का फ्लक्स चाहिए, क्योंकि 60 डिग्री वाला फ्लक्स ही ये दिया हुआ है, ये 60 डिग्री वाला है, ओके, हमारे पास। इसका मतलब क्या है, अगर ये पूरा फ्लक्स देखा जाए वो पूरे में कितने में डिस्ट्रीब्यूटेड है, फुल फ्लक्स 360 डिग्री पर, तो 360 डिग्री का ये कितना एक्सपोजर बन रहा है, 60 डिग्री का। इसका मतलब क्या है, लिखेंगे टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स as per Gauss law E dot ds equal to q inside upon epsilon naught, E dot ds will be equal to टोटल फ्लक्स निकालना है, पूरे पे निकालने का, वो फ्लक्स होगा q लैम्डा इंटू एल, क्यों, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो एल लेंथ का, ये एल लेंथ का जो चार्ज है वो अंदर होगा, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0। सो दिस इज द टोटल फ्लक्स फाई टोटल आ गया हमारे पास, ये टोटल फ्लक्स है, ओके। अभी ध्यान रखिए, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर 360 डिग्री एंगल, स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, यानी यहां 360 डिग्री एंगल पर डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा, ओके। तो हमारे पास
इस पे जो फ्लक्स आ रहा है वो सिर्फ 60 डिग्री एक्सपोजर है, यहाँ से और यहाँ तक केवल 60 डिग्री का एक्सपोजर पे फेस है हमारा, ठीक है। अभी फेस ऐसे है रेक्टेंगुलर, अभी हम देख रहे हैं सिलिंड्रिकल सरफेस, तो सिलिंड्रिकल सरफेस जैसे ऐसे जा रही होगी, देखिए ये लाइन एल है, सिलिंड्रिकल सरफेस ऐसे जाएगी ऐसे, तो नीचे आप देखिए ये नीचे इस तरह से जाएगी, तो यहाँ कर्व्ड हो गई है, लेकिन कर्वेचर पे फ्लक्स उतना ही रहेगा जितना कि उन दोनों पॉइंट से पास हुए, यानी जो आर्क है, आर्क के दो पॉइंट से मिलाते हुए सीधी प्लेन ले लीजिए, वो आपका फेस है। तो हमने प्लेन नॉर्मल भी है, लेकिन वो कितना उसके बनता है देखें, यानी ये हो गया आपका, देखा जाए तो ये सेगमेंट हो गया, तो कितने सेगमेंट पे 60 डिग्री एंगल के सेगमेंट पे एक्सपोजर होगा इस पे, जो कितना दिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या करेंगे, देयरफॉर मैं हटाऊं इसको, टोटल फ्लक्स है, देयरफॉर फ्लक्स ओवर द गिवन एरिया ABCD will be equal to length for area SSI will be equal to total flux upon 6, 1/6 होगा उसका, therefore this is equal to lambda L upon epsilon 0 y हो गया upon 6, ये फ्लक्स है, ठीक है। लेकिन हमारा क्या दिया हुआ है फ्लक्स, lambda L upon n into epsilon 0, तो हम इसको कंपेयर करें, lambda L upon 6 epsilon 0 है, हमारे हिसाब से फ्लक्स होना चाहिए, और उन्होंने दिया है lambda upon n into epsilon 0, तो n की वैल्यू क्या हो गई, ऑन कंपेयरिंग n is equal to 6, तो इसका आंसर आ गया n is equal to 6। स्टूडेंट, इस तरह से हम हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चंस को सोच के आगे कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रिक चार्ज इन फील्ड्स का आगे वाला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 18। अगर और भी आपके ऐसे न्यूमेरिकल हैं जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो जरूर बताइए। यहाँ भी आपको कहीं लगे कि यहाँ इसमें जरूर आपको लगता है कि 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है, फिर भी सोचिए, यानी ये लगा हुआ है, वायर दिया हुआ है, यहाँ मान के चलिए लेंथ का, और एरिया ऐसे है, कहीं भी ले लीजिए, ये ऐसे ले लीजिए, ये पूरा वायर तो लंबा इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इसका एल पोर्शन लिया है हमने इधर, ओके, एल का डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस एल का लिया है, ये स्पेसिफिक कर दिया मैंने, एल डिस्टेंस इतना लिया, यहाँ होगा एल डिस्टेंस से यूं है, इस तरह से इसे फ्लक्स दिया हुआ है, तो ये यहाँ से ऐसे है, अगर ये है, ओके, ये इतने ही पट्टी ली जाए और इसके चारों ओर हम एक सिलिंड्रिकल का एक हिस्सा अज्यूम करें एल लेंथ का इसका, तो ये 60 डिग्री की विड्थ बन रही है, 60 डिग्री पर, है ना, एल लेंथ का, ये 60 डिग्री की तरफ फ्लक्स आएगा, वो सभी जगह फ्लक्स रहेगा, यानी 360 डिग्री में चारों ओर बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है उस एल लेंथ से, है ना। वैसे समझ लीजिए कि जैसे कोई ट्यूबलाइट, छोटी ट्यूबलाइट होती है ना, वो जल रही है ना, उसके ऊपर एक सिलेंडर आप लगा दीजिए चारों तरफ, तो सिलेंडर केवल उतना ही बड़ा जितना है, तो क्या कितना फ्लक्स होगा, वो जो सिलेंडर जो दिया है एल लेंथ के चारों ओर सिलेंडर दिया हुआ है, उस पर 360 डिग्री एंगल में बराबर बराबर फ्लक्स होगा पूरी सरफेस पे। और हमारा जो एक्स ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखिए, मैं बिल्कुल सही डाल रहा हूँ, नीचे वाला हॉरिजॉन्टल में आपका ABCD दिया हुआ है, तो ABCD के ये 2 कॉर्नर से पास होने वाला सिलेंडर ही मैंने लिया है, ध्यान रखना, यानी मैंने सिलेंडर कितना रेडियस लिया हुआ है, इतना रेडियस लिया हुआ है कि आपका जो फेसेस के जो A/2 इधर वाला पॉइंट होगा, A/2 पीछे होगा, इनसे वो पास हो रहा है ऐसे, तो नीचे वो आर्क होगी, सरफेस होगी, हमें सरफेस पे निकालना है वास्तव में, जैसे अभी यहाँ निकालना था सरफेस पे निकालना है कर्व पे, हमने उसका इफेक्टिव एरिया लिया, तो यहाँ जो दिया हुआ है वो इफेक्टिव एरिया है, तो इसके यहाँ जो सेगमेंट बनेगा वो 60 डिग्री एंगल का सेगमेंट है, वो 60 डिग्री एंगल का। ये कैसे पता चला हमें, कैसे पता चला, हमने √3/2 है और A/2 ऐसे देखा, तो ये एंगल 30 डिग्री का आया एक तरफ, 30 डिग्री का एंगल दूसरे पे हुआ, तो पूरा 60 डिग्री का हुआ, तो 60 डिग्री के
डायरेक्शन में ये फ्लक्स टोटल इस पे आ गया है, वही दिया हुआ है यहाँ। तो टोटल फ्लक्स लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0 है टोटल। तो ये 60 डिग्री पे कितना होगा, 360 डिग्री पे है लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0, तो 60 डिग्री पे होगा उसका 360 का 160 है, इसलिए 1/6 ऑफ लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0 होना चाहिए। इसका मतलब है 1n है, तो अपन लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन दिया हुआ है, n मस्ट बी 6। तो हम इस तरह से कुछ सोच सकते हैं। स्टूडेंट फिर भी आप मुझे बता सकते हैं कि ये आपने 3 डायमेंशन में कैसे सोचा। हालांकि मैंने ये डायग्राम भी बनाया हुआ है, ये डायग्राम ऐसे ही बनाना है। किन्हीं बुक्स में ये इधर आपको ज्यादा दिख रहा है, इधर कम दिख रहा है, मैंने सही डायग्राम बनाया है। ओके, हो सकता है नीट में ये डायग्राम ऐसे ही दिया हुआ क्वेश्चन पेपर में, लेकिन डिफरेंट बुक्स में आप कहीं देखते हैं मैंने सही बना, a/2 इधर है, a/2 इधर है, यहाँ से ये तिरछा आपको दिख रहा है। 3 डायमेंशन में हम ऐसे ही दिखाते हैं, अदरवाइज दिस इज लाइक दिस, आपकी तरफ एक्स एक्सिस आपकी तरफ, वाई एक्सिस ये है, एक्स प्लस वाई जेड एक्सिस है। ओके, यहाँ आपका है चार्ज है, ये एल लेंथ का है, इससे पास होने वाला हमने सिलेंडर माना है, तो सिलेंडर के एल लेंथ के सिलेंडर पर पूरा जो फ्लक्स है उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में कितना है, 360 डिग्री एंगल पर पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमारा जो ये जो ABCD दिया हुआ है वो कर्व्ड सरफेस जो उधर से गुजरने वाली है उसका एक रिफ्लेक्टिव फेस है, जो ABCD दिया हुआ है। आप बिल्कुल इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन कि सही है। तो आपका कितना किनका दिमाग ये सही जाता है, मेरे वीडियो लेक्चर देखने के बाद मुझे बताएं कि सर हमारे दिमाग में सही जा रहा है, तो हम उसको कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज इतना ही काफ़ी है। हमारे 2 न्यूमेरिकल्स वो भी अच्छे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले दिए। एक स्टूडेंट ने ये पूछा है, और आप जरूर कमेंट करिए, जरूर बताइए कि आपको कितना समझ में आया। हम ऐसे बार बार करते और भी करेंगे, आपको न्यूमेरिकल बताएंगे जहां भी आपकी प्रॉब्लम होगी। Nagin Sharma from Dr. Nitish Academy. Yes, now finishing the chapter 1, electric charge in the fields. So we will start next chapter 2, electrostatic potential, from the next video lecture. Thank you very much.